ओके यस वी आर गुड टू गो. यस अब ये जो 500 की सीरीज है ना, दिस इज ऑल रिलेटेड. पूरा 500 का सीरीज जो भी अपने स्टैंडर्ड्स में है, इट इज ऑल रिलेटेड टू ऑडिट एविडेंस. ओके, कि अगर हमें अलग अलग टाइप्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस इकट्ठा करने पड़ते हैं तो वो किस प्रकार से करने पड़ेंगे. ओके, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स जिसके लिए हमको ठोस ऑडिट एविडेंस लगेगा. बराबर है. सी ऑल दीज 500 सीरीज रिलेट टू व्हाट? ऑडिट एविडेंस. नो प्रॉब्लम. We are going ahead with the first standard which deals with the type of audit evidence to be obtained. SA 501. अगर हम SA 501 को ध्यान से देखते हैं तो क्या बोला गया है? Audit evidence. Okay, specific considerations for selected items. क्या बोला गया है? वो किसके बारे में बात कर रहा है? सिलेक्टेड आइटम्स के बारे में बात कर रहा है. सो SA 501 इज स्पेसिफिक. SA 501 डील्स विथ 3 टाइप्स ऑफ आइटम्स. ओके, फर्स्ट इन्वेंट्री. इन्वेंट्री मीन्स व्हाट? स्टॉक. स्टॉक के बारे में SA 501 बात कर रहा है. ओके, देन लिटिगेशन एंड क्लेम्स. व्हाट इज मेंट बाय लिटिगेशन एंड क्लेम्स? यस, जो भी केसेस, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, दोज आर नोन एज लिटिगेशन. बराबर है ना? यस. एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेगमेंट इंफॉर्मेशन, माय डियर स्टूडेंट्स? यस, do you have different segments, different branches, or you have a diversified business, right? So in that case आप उसका disclosure कैसे करोगे? ठीक है. ओके, तो फर्स्ट वी शैल फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, दैट इज इन्वेंट्री. आर यू रेडी? यस. ओके, इन्वेंट्री. अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस एसे में बताने वाली हूं. ओके, यस. बिफोर वी गो अहेड आई वांट टू टेक यू टू सम इंपॉर्टेंट पार्ट. सबसे पहले हम इन्वेंट्री पे फोकस करेंगे. इन्वेंट्री. ओके, असर्शंस. क्या हमने कल पिछले सेशन में असर्शंस का मतलब देखा? कम ऑन, yes or no? Everybody, now you tell me what is the meaning of assertion. कौन बताएगा? While preparation, और जो हमको as an auditor assume करना है कि मैनेजमेंट ने ऑलरेडी किया है. Okay, yes. So you have certain assertions for compliance procedures. Which are they? Yes. Existence, efficiency, कंटिन्यूटी. और सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स के लिए कौन से assertions है? क्रॉप. क्रॉप मतलब क्या? कंप्लीटनेस. यस. नो. राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस. बराबर है. कंप्लीटनेस, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, अकरेंस, P stands for presentation and disclosure, existence, valuation, measurement. Okay, yes. Up. When I speak about inventory, that is I am speaking about an account balance or account transaction. Account balance. बराबर है ना? Okay, ठीक है. Balance sheet item है, account balance के बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है. Now, what are the various kind of assertions which would be applicable to inventory? अच्छे से सारा EEC में भी क्या क्या रहेगा? यस, सॉरी EEC नहीं, क्रॉप. यस, क्रॉप, एग्जिस्टेंस, वैल्यूएशन, मेजरमेंट. इसमें बताऊं. यस, इन्वेंट्री से रिलेटेड जो भी रिकॉर्ड्स है वो कंप्लीट होने चाहिए. बराबर है कि नहीं? इन्वेंट्री अपना एसेट है इसलिए राइट्स एप्लीकेबल होगा. बराबर है. देन इट शुड एक्चुअली ऑकर. बराबर है. देन उसका प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर प्रॉपर्ली होना चाहिए. बराबर है ना? अपना एएस बोलता है कि बैलेंस शीट पे जो आप लिखते हो वो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर. बराबर है कि नहीं? ओके, देन इट शुड एग्जिस्ट. बराबर है. यस, इट शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन. राइट. देन उसका वैल्यूएशन. ओके, सो मेनी assertions are applicable to this inventory part, my dear students. बट यहां पे इस ऐसे में सिर्फ और सिर्फ 2 assertion पे फोकस किया है. एक है existence और एक है condition. What does this mean?
दिस मीन्स ओके, ये ऐसे क्या बोल रहा है, हम बाकी की कोई भी वैल्यूएशन ओके, उसका कंप्लीटनेस ओके, ये कोई भी असर्शन पे हम डिस्कशन नहीं कर रहे. दिस पर्टिकुलर ऐसे फोकसेस ओनली ऑन टू असर्शंस. एक तो एग्जिस्टेंस, इन्वेंटरी मौजूद होनी चाहिए, इन्वेंटरी एग्जिस्ट करनी चाहिए. क्लियर? So first assertion is existence. Second, सिर्फ exist होकर नहीं चलेगा, उसका कंडीशन कैसा है, क्या वो बेचने के हालत में है. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी आर द ऑडिट टीम, आई एम द ऑडिटर, यू आर माई ऑडिट टीम. हम ऑडिट करने के लिए गए. ओके, यस कैडबरी जो है ना, यस जो चॉकलेट्स बनाती है, राइट, उसके कंपनी में हम लोग ऑडिट करने के लिए गए. अगर हम लोग वहां पे ऑडिट करने के लिए गए तो क्या होगा, बोलो. यस, तो क्या होगा, अब इतने सारे कैडबरीज है, उस कैडबरी को वो मेंटेन कैसे करते हैं, बॉक्सेस में करते हैं, हाँ या ना. ओके, ठीक है. तो जो कैडबरी का स्टॉक है वो बॉक्सेस में मेंटेन करते हैं. तो हम जाके पहले देखेंगे कि क्या खाली बॉक्सेस है कि बॉक्सेस में कैडबरी है, बराबर है कि नहीं, राइट. सो वी विल चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ स्टॉक. ओके, यस, ठीक है. अगर अच्छे से स्टॉक मेंटेन्ड है, प्रॉपर्ली सारे कैडबरीज के बॉक्सेस पैक्ड है तो ठीक है. व्हाट इफ कैडबरी, व्हाट इफ द बॉक्सेस, व्हाट इफ द चॉकलेट इज एक्सपायर्ड, बराबर है ना. अगर वो कैडबरी, अगर वो चॉकलेट एक्सपायर्ड रहेगी तो क्या इज इट सेलेबल, क्या हम उस पे इनकम अर्न कर सकते हैं, क्या कंपनी उससे पैसा कमा सकती है, क्या वो बेचने के लायक है. तो इज इट वैल्यूएबल टू द कंपनी, इज इट वैल्यूएबल टू द कंपनी, नो, बराबर है. सो एज एन ऑडिटर, व्हेनेवर यू आर चेकिंग द एनीथिंग रिलेटेड टू इन्वेंटरी, you have to focus especially on two assertions. One, existence, and two, condition. Is the inventory actually in existence? Okay, what is the condition of the inventory that is present with the client? Clear? Everyone 100%? Okay, ठीक है. अब समझो हम लोग क्लासेस का ऑडिट कर रहे हैं. कम ऑन, गुड मॉर्निंग. यस, हम लोग क्लासेस का ऑडिट कर रहे हैं. ओके, यस. अब क्लासेस में क्या होगा, इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, बराबर है ना, राइट. इतने सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट का मटेरियल, बुक्स, फिर कोई किसी को पेन ड्राइव चाहिए तो पेन ड्राइव का स्टॉक, बराबर है ना. फिर ऑनलाइन ऑर्डर्स आए तो वो पैकिंग करने के लिए पैकिंग टेप्स, बराबर है ना, राइट. देन यू हैव व्हाट, you have staplers pins, you have pens, you have markers, you have highlighters. तो एज एन ऑडिटर क्या हमको हर चीज का स्टॉक चेक करना है, नहीं. ये ऐसे क्या बोल रहा है, फोकस ओनली ऑन मटीरियल आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री. ओके, सबसे पहले आपके पास, आपके प्लांट के पास जो भी इन्वेंटरी है उसमें से आइडेंटिफाई करो कि मटेरियल इन्वेंटरी कौन सी है. एक बार आपने मटेरियल इन्वेंटरी आइडेंटिफाई कर ली, फिर देखो उसका एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन. क्लियर? यस एवरीवन. फिर देखो उसका एग्जिस्टेंस और उसकी कंडीशन. Clear everyone? 100%? Yes? Okay? Yes. Then further. अब चलते हैं आगे. मानो कि हम ऑडिटर हैं और हमको गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ओके, जेठालाल का गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसको हमने लिमिटेड कर दिया है. और अज्यूम करो हम उस जेठालाल के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का ऑडिट करने जा रहे हैं. ओके, यस. अब जेठालाल के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, बराबर है ना. तो उसके पास वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, बराबर है, एसी, टीवी, ये सारे की सारे प्रोडक्ट्स है. डू यू अंडरस्टैंड? यस. ओके, तो क्या मुझे मटेरियल इन्वेंटरी पे फोकस करना है कि सारी इन्वेंटरी पे फोकस करना है? आई हैव टू फोकस ओनली ऑन मटेरियल इन्वेंटरी. एज एन ऑडिटर आई हैव टू फर्स्ट आइडेंटिफाई कि इन सारे
सारे इन्वेंटरी में से मटेरियल इन्वेंटरी कौन सा है? ठीक है, यस। क्या ऑडिटर, यस, एज एन ऑडिटर, क्या ऑडिटर अपने ऑफिस में बैठ के गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का स्टॉक चेक कर सकता है? क्या चेक कर सकता है? नहीं। उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बकायदा, यस, उसको बकायदा विजिट करना पड़ेगा। ही हैज टू फिजिकली, व्हाट? ही हैज टू फिजिकली गो एंड, yes, observe the stock taking done by management. See, understand, as an auditor हमारा काम नहीं है स्टॉक चेक करना, हमारा काम नहीं है स्टॉक को आइडेंटिफाई करना, बराबर है ना? कानून क्या बोल रहा है कि स्टॉक कितना होना चाहिए, ये सब हमारा काम नहीं है, ये काम मैनेजमेंट का है। फिर हमारा काम क्या है? बिकॉज इन्वेंटरी इज एन इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, and as an auditor I have to check each and every aspect of financial statement. इसीलिए स्टॉक को चेक करना, इन्वेंट्री को चेक करना, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बराबर है ना? यस। तो वो हम कैसे करेंगे? जब मैनेजमेंट काउंटिंग करेगी ना, सो वी हैव टू बी फिजिकली प्रेजेंट टू चेक इट। समझ में आया? ओके, यस। अब ऑडिटर मानो क्या कर रहा है? ऑडिटर मानो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्टॉक को ऑडिट चेकिंग करने के लिए जा रहा है, पर ये नट्टू काका मैनेजमेंट हमको अंदर ही नहीं आने दे रहे। ये नट्टू काका, ये मैनेजमेंट हमको अंदर ही नहीं आने दे रहे, मतलब मैनेजमेंट हम पे रोक लगा रहा है। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूजेस द ऑडिटर, yes, to observe the stock taking, to be present there. What does this mean? Is it limitation on scope? Is it limitation on scope? Yes. तो हमको क्या करना पड़ेगा? हमको देखना पड़ेगा कि क्या हम कोई alternate procedures कर सकते हैं क्या? अगर alternate procedures कर सकते हैं तो ठीक, else we will have to modify the opinion. Yes or no? Yes or no? Yes, everyone? Okay, ठीक है। अब ऑडिटर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में पहुंच गया, उसको स्टॉक टेकिंग करना है। अब मुझे बताओ, एक्चुअली स्टॉक टेकिंग कौन करने वाला है? कौन करने वाला है? मैनेजमेंट करेगा, बराबर है ना? बराबर है ना? ये जो मैनेजमेंट है ये करेगा, और इनको इंस्ट्रक्शंस कौन देगा? ओनर देगा, बराबर है ना? यस, मैनेजमेंट एक्चुअली स्टॉक टेकिंग करेगा, मैनेजमेंट स्टॉक को काउंट करेगा, ओके, ओनर तो इंस्ट्रक्शंस देगा, बराबर है ना? तो सोचो, अगर ओनर इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, और अगर जो इंस्ट्रक्शंस ओनर दे रहा है, अगर उस इंस्ट्रक्शंस में ही कुछ गलती हो, अगर उस इंस्ट्रक्शंस में ही कुछ गड़बड़ी हो, तो क्या स्टॉक का फिगर करेक्ट आएगा? विल द इन्वेंटरी बी रियलाइज्ड एट अ प्रॉपर अमाउंट? No, it will not be realized at a proper amount. समझ में आया? तो as an auditor, it is your duty कि भले मैनेजमेंट स्टॉक काउंट कर रहा है, पर जो मैनेजमेंट को इंस्ट्रक्शंस मिल रहे हैं ना, उस इंस्ट्रक्शंस को आप इवैल्यूएट करो, और उसको, इस इंस्ट्रक्शंस को आप समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शंस ही गलत है तो पूरा प्रोसीजर ही आगे का गलत होगा, और अगर प्रोसीजर ही गलत है तो वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, विल इट बी ट्रू एंड फेयर? नो। अगर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक इज नॉट ट्रू एंड फेयर, विल इट अफेक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? Yes. So as an auditor, you have to evaluate the instructions, okay, given to the management. Number one. ठीक है। नंबर 2, जैसे कि हमने देखा, ओके, यस, जैसे कि हमने देखा, ये स्टॉक टेकिंग एक्चुअली कौन करने वाला है? मैनेजमेंट करने वाला है, बराबर है ना? यस, ये स्टॉक टेकिंग कौन करने वाला है? मैनेजमेंट करने वाला है, ठीक है, ठीक है, ओके, यस। स्टॉक टेकिंग मैनेजमेंट ने किया, तो ऑडिटर को क्या करना है? Auditor has to observe. Auditor has to observe the way in which management is doing the procedure of stock taking. Do you understand? Yes? Okay. मैनेजमेंट ने स्टॉक टेकिंग किया, ओके, मैनेजमेंट बोल रहा है हमारे पास 200 kg ऑफ व्हीट है,
ओके ऑडिटर देख रहा है, ऑडिटर उधर काउंटिंग में मौजूद है, बट बहुत बड़ा क्या है, इट इज अ ग्रोसरी शॉप, किराना शॉप है, ओके बहुत सारे आइटम्स है। तो ऑडिटर फिर क्या सोचता है, एक काम करते हैं, ओके एक काम करते हैं, हमने ऑब्जर्वेशन तो कर लिया, अब एक काम करते हैं, मैं खुद भी थोड़ा सा क्या कर लूं, टेस्ट काउंट कर लूं। ओके मैं थोड़ा सा टेस्ट काउंट कर लूं, मतलब ऑडिटर क्या करेगा, अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, अपना प्रोफेशनल जजमेंट लगा के, ओके यस वो क्या करेगा, थोड़ा सा खुद काउंटिंग भी करेगा, और अगर उसको लगा तो बोलेगा, अरे आप बोले ना 200 kg ऑफ व्हीट है, एक काम करो, एक जरा बोरा खोल के मुझे दिखाओ, आई वांट टू चेक कि क्या एक्चुअली आपके पास इतना गेहूं जो आप बोल रहे हो वो है या नहीं है। दैट मीन्स यू ऑल्सो हैव टू इंस्पेक्ट एज एन ऑडिटर। ओके तो आपने ऑब्जर्वेशन तो किया, ऑब्जर्वेशन करके आपको इंस्पेक्शन भी करना है, आपका प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म लगा के यू हैव टू चूज कि आखिर हमको कौन सा बॉक्स खुलवाना है, कौन से कैडबरी का बॉक्स हमको खुलवाना है। क्लियर? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? ओके सो यस एज एन ऑडिटर हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इवैल्यूएशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, उसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, कम ऑन, ऑब्जर्वेशन ऑफ काउंटिंग, देन इंस्पेक्शन एंड देन जरूरत पड़े तो हम टेस्ट काउंट भी करेंगे। क्लियर? यस एवरीवन? ओके यस ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीजें तो हमने समझ ली, अब हमको कुछ प्रोसीजरल चीजें समझनी है। अब एज एन ऑडिटर ओके आप जब भी ऑडिट करने जाते हो तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ता है, प्लान। यस और नो? यस और नो? इन द सेम वे ओके SA 501 ने ऑडिटर पे इतनी सारी जिम्मेदारियां लगाई है, बराबर है ना, इतनी सारी जिम्मेदारियां लगाई है, उसने स्पेसिफिकली एग्जिस्टेंस और कंडीशन को चेक करने के लिए बोला है ऑडिटर को, बराबर है कि नहीं? तो ऑडिटर पे कितनी सारी जिम्मेदारी है विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंटरी, इसलिए ऑडिटर को प्लान करना पड़ेगा कि वो जो भी इन्वेंटरी चेक करेगा वो किस प्रकार से करेगा। एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, ओके डिजाइन एन ऑडिट प्लान, इट्स डिफरेंट। Okay, what are the factors which determine audit plan? And next question, what are the factors which determine audit plan of inventory? In that case you have to refer this particular SA 501. Okay, SA 501 क्या बोलता है, सबसे पहले देखो what is the nature of inventory, इन्वेंट्री को आप किस प्रकार से स्टोर कर रहे हो, ओके आप बोरों में उसको बांध रहे हो, उसको बॉक्सेस में आप प्रिजर्व कर रहे हो, व्हाट इज द वे इन विच यू आर प्रिजर्विंग द इन्वेंट्री। इतना ही नहीं, देखो कि इन्वेंट्री कैसी है, पेरिशेबल है या नहीं है, बराबर है, फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, आधे पेरिशेबल, क्या वो खराब हो सकते हैं? यस, डू यू अंडरस्टैंड? ओके यस, देन चेक करो स्टेजेस ऑफ WIP, क्या चेक करो, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ WIP, इसका मतलब क्या है, स्टेजेस ऑफ WIP मतलब क्या, मानो कि कुछ हमने प्रोडक्शन में, कुछ प्रोडक्शन में है, ओके कुछ स्टोर में पड़ा है माल, रॉ मटेरियल, ओके यस कुछ ऑफिस में पड़ा है, कुछ ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है, बराबर है ना, तो हमने कितना प्रोडक्शन लिया है, कितना इन ट्रांजिट है, उसके हिसाब से रॉ मटेरियल कंजम्पशन पता चलेगा। यस और नो? उस पर से रॉ मटेरियल की इन्वेंटरी तय होगी, हाँ या ना, हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। देन व्हाट आर द रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मतलब क्या इन्वेंटरी आउटडेटेड है, क्या आउटडेटेड हो सकती है, क्या इन्वेंटरी एक्सपायर हो सकती है, क्या पिलफरेज हो सकता है, क्या स्पॉइलेज हो सकता है, ये सब कुछ क्या ऑडिटर को देखना पड़ेगा, हाँ बराबर है ना, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है छोटी माल की चोरी करके कोई बड़ा स्कैम कर रहा हो, हाँ या ना, यस और नो, बराबर है ना। सो ऑडिटर हैव टू ascertain all the risks of material misstatements involved in case of inventory। सबसे पहले उसने नेचर ऑफ इन्वेंट्री देखा, देन रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखा, अब वो कहां जा रहा है, सॉरी स्टेजेस ऑफ WIP देखा, फिर उसने रिस्क्स ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट देखा, देन
व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल? जो इन्वेंटरी पे आपने इंटरनल कंट्रोल लगाया है वो ईईसी है या नहीं है, वो इफेक्टिव है या नहीं है, ये ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो ईईसी है, इफेक्टिव है, इसका मतलब क्या है? इन्वेंटरी में लोचा गड़बड़ी होने की संभावनाएं कम है। समझ में आया? ओके, ठीक है। देन व्हाट इज द टाइमिंग ऑफ फिजिकल काउंट? आप कब फिजिकल काउंट कर रहे हो? बैलेंस शीट डेट पे कर रहे हो, उसके आगे पीछे कर रहे हो, कब कर रहे हो? ओके, एंड देन व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इन्वेंटरी? लोकेशन ऑफ इन्वेंटरी मतलब इन्वेंटरी आपके पास है कि किसी थर्ड पार्टी के पास है, कि आपने उसको इन्वेंटरी को स्टोर आउटसोर्स किया है। फॉर एग्जांपल कोल्ड स्टोरेज, बराबर है ना? अपना पेरिशेबल आइटम है, मैंगो पल्प का आपका बिजनेस है, आप मैंगो का पल्प निकालते हो, उसको स्टोर करने के लिए आपने कोल्ड स्टोरेज के लिए क्या लिया है? फैसिलिटी आपने रेंट पे ली है, बराबर है ना? तो यहाँ पे इन्वेंटरी आप क्या कर रहे हो? थर्ड पार्टी के यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज के यहाँ पे आउटसोर्स किया है, हाँ या ना? यस, ओके, ठीक है। देन परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। परपेचुअल का मतलब क्या है? कंटिन्यूइंग, बराबर है ना? नेवर एंडिंग, राइट? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब क्या है? कि रियल टाइम अपडेशन होता है। फॉर एग्जांपल बेकरी, ओके, यस, फॉर एग्जांपल बेकरी, आप जितना इतना फास्ट कंज्यूमिंग होता है ना कि इमीडिएटली क्या होता है? खत्म हुआ लोड करो, खत्म हुआ लोड करो, बराबर है ना? बेकरी में ब्रेड बन रहा है, आपके पास अगर लोड्स ऑफ ब्रेड खत्म हो गए तो वो क्या करते हैं? तुरंत इमीडिएटली नया स्टॉक बनाते हैं, बराबर है? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। और क्या आपको एक्सपर्ट की जरूरत है क्या? से फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऑडिट करने गए, आपका क्लाइंट जो है वो परफ्यूम बनाता है, ओके, अब परफ्यूम बनाता है तो क्या करना पड़ता है? परफ्यूम बनाने के लिए क्या फ्लावर से एक्सट्रैक्शन करना पड़ता है? यस, ओके, यस। अब हम ऑडिटर ठहरे, हम तो एक्सपर्ट ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग में है, हमको तो उसमें से कुछ नॉलेज है नहीं, बराबर है ना? यस, उस फ्लावर से कितना एक्सट्रैक्शन हुआ, उसके ऊपर से आप कितना परफ्यूम बनाओगे, उसका लिमिट पता चलता है, पता है ना आपको? अब उसके लिए कौन लगेगा हमको? एक्सपर्ट। Do you understand? So these are the various factors on which depends the plan of auditor in order to check the inventory. Clear? Okay. So what are they? Come on. First, nature of inventory, stage of WIP, then risks of material misstatement. Come on. Nature of internal control, then timing of physical count, then location of inventory, perpetual inventory system, and expert. Okay, these 8 points. Okay, these 8 points will decide what? Your plan for what? Inventory checking. Clear? Okay, ठीक है। अब ऑडिटर ने प्लान तो बना लिया, ऑडिटर ने प्लान बना लिया। अब ऑडिटर जा रहा है कहां पे? ऑडिटर जा रहा है एक्चुअली क्या करने? इन्वेंट्री चेक करने। तो इन्वेंट्री जब चेक करने जाएगा तो ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना पड़ेगा। ये ऑडिट एविडेंस कैसा होना चाहिए? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट होना चाहिए। क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके। अब ये सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हम कैसे करेंगे? विथ रिस्पेक्ट टू सारा इन्वेंट्री की मटेरियल इन्वेंट्री? कम ऑन। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हैज टू बी ऑब्टेन्ड इन केस ऑफ मटेरियल इन्वेंट्री। अब जब हम इन्वेंट्री की बात करते हैं तो इन्वेंट्री को इतने सारे असर्शंस एप्लीकेबल है, बट SA 501 स्पीक्स ओनली ऑफ 2 assertions. Which are they? Existence and condition. Clear? Everyone? ठीक है। अब ये तो हमने और डिटेल में देखा है, ओके, कि ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा? क्या वो खुद के ऑफिस में बैठ के यस इन्वेंट्री को कंफर्म कर सकता है? नहीं, उसको क्या करना पड़ेगा? उसको बकायदा जाके वहां पे क्लाइंट प्लेस पे जाके ही विल हैव टू ऑब्जर्व कि मैनेजमेंट कैसे काउंटिंग कर रहा है, उसको देखना पड़ेगा, हाँ या ना? बराबर है ना? ओके। फिर जो इंस्ट्रक्शंस मैनेजमेंट दे रहा है, क्या उसका इवैल्यूएशन करने की जरूरत है? बराबर बिल्कुल है, क्योंकि अगर इंस्ट्रक्शन ही गलत तो काउंटिंग प्रोसीजर पूरा ही गलत। यस और नो? सो इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस। नेक्स्ट, क्या उसको इंस्पेक्शन करने की जरूरत है? इंस्पेक्शन मतलब क्या करना? यस, वो अपना प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म,
प्रोफेशनल जजमेंट लगा के वो देखेगा कि मुझे कौन सा बॉक्स खुलवाना है, कौन सा बोरी खोल के देखना है कि कितना गेहूं है कितना नहीं, कौन से क्वालिटी का गेहूं है, क्या कंडीशन है गेहूं का, सड़ा हुआ है कि अच्छा है, एग्जिस्टेंस और कंडीशन चेक करना है, बराबर है कि नहीं? यस, सो वो इंस्पेक्शन करेगा। और अगर जरूरत पड़े, उसको लगे कि मैं खुद काउंटिंग करना चाहता हूं, तो क्या वो टेस्ट काउंट कर सकता है? वाई टेस्ट काउंट? बिकॉज 100% चेकिंग हमको नहीं करना, हमको रीजनेबल अश्योरेंस देना है, इसलिए हम टेस्ट काउंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नॉट फॉर 100% काउंटिंग। बिकॉज 100% काउंटिंग करना ये किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की। समझ में आया? यस, ओके, यस। अब कई बार इन्वेंट्री थर्ड पार्टी के पास हो सकती है, बराबर है कि नहीं? जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंकों के पास, कंसाइनीज के पास, एजेंट्स के पास, हाँ या ना, वेयरहाउस में, यस और नो, बराबर है? यस। सो इसके साथ जब इन्वेंटरी थर्ड पार्टी के साथ हो, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, वेरी लाइकली टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स माय डियर स्टूडेंट्स। यस, तो आपको क्या याद रखना है? सीआईडी का एसीपी, सीआईडी का एसीपी, सीआईडी का एसीपी मतलब क्या? थर्ड पार्टी से सी फॉर कंफर्मेशन लो कि क्या उसके पास एक्चुअली अपना स्टॉक है या नहीं। क्लाइंट तो बोल रहे हैं, मैनेजमेंट बोल रहे हैं, आप डायरेक्टली थर्ड पार्टी से कंफर्मेशन लो। समझ में आया? ठीक है। उसको इंस्पेक्ट करो। क्या आप खुद बोल सकते हो उसको कि आई वांट टू गो टू द वेयरहाउस एंड चेक? यस। क्या एक्सेस टू ऑल प्लेसेस ऑडिटर को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना पड़ेगा आपको? बिल्कुल देना पड़ेगा। क्या आप ऑडिटर पर रोक लगा सकते हो? नहीं। विल इट रिलेट टू लिमिटेशन ऑफ स्कोप? बिल्कुल हाँ। ओके, सो सी फॉर कंफर्मेशन, आई फॉर इंस्पेक्शन, डी फॉर डॉक्यूमेंटेशन, वो चेक करेगा। अगर आपने वेयरहाउस में सामान रखा है तो क्या आपको वेयरहाउस रिसीट मिलता है, हाँ या ना? तो वो चेक करेगा वेयरहाउस रिसीट्स को। समझ में आया? ओके, यस। सीआईडी का एसीपी, ए फॉर अनदर ऑडिटर्स रिपोर्ट। ओके, यस, अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपने एजेंट को अपॉइंट किया है, एजेंट का बड़ा बिजनेस है, एजेंट खुद इंडिपेंडेंट ऑडिट कर रहा है, तो क्या एजेंट के पास भी तो दिखेगा ना कि मेरे क्लाइंट का स्टॉक है, हाँ या ना? बराबर है? तो अनदर ऑडिटर का रिपोर्ट लो। ओके, यस, वहां पे कोई दूसरा ऑडिटर होगा तो उसके रिपोर्ट से असरटेन करने की कोशिश करो कि व्हाट इज द स्टॉक लाइंग विद द थर्ड पार्टी। क्लियर एवरीवन? यस, ठीक है। अगर दूसरा ऑडिटर नहीं है, ओके, और वो कहीं पे दूर है वेयरहाउस, डू यू अंडरस्टैंड? तो क्या आप वहां पे किसी लोकल ऑडिटर को क्या करके कांटेक्ट करके किसी एक जो एक्सपीरियंस्ड ऑडिटर है, जो कैपेबल ऑफ बीइंग एन ऑडिटर है, उसको आप बोल सकते हो कि आप जाके काउंटिंग करो। कैन यू एक्चुअली मेक सच एन अरेंजमेंट विद हिम? यस। तो आप काउंटिंग करा सकते हो फ्रॉम अनदर ऑडिटर। ओके, और अगर प्लेज किया है आपने, कोलैटरल दिया है आपने, ओके, इन दैट केस क्या आप कंफर्मेशन ले सकते हो? जैसे फॉर एग्जांपल बैंक्स, कैन यू टेक कोलैटरल, कैन यू टेक अ प्रूफ फ्रॉम बैंक, कंफर्मेशन फ्रॉम बैंक? यस। ओके, यस। आई एम सो सॉरी। Clear everyone? 100%. Okay, yes. So whenever inventory is lying with a third party, you have to check what? CID का ACP, CID का ACP. Clear? Okay. So जब ऑडिटर ऑडिट इन्वेंटरी और चेक करने का प्लान बनाएगा तो he has to check what factors? Nature, stage of WIP, risks of MM, what are the internal controls? बराबर है ना? What is the timing of physical check? Yes or no? Okay, थर्ड पार्टी के पास है कि आपके पास है, लोकेशन क्या है? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम एंड एक्सपर्ट। बराबर है? उसके बाद उसको एविडेंस ऑब्टेन करना है, ऑल इन्वेंट्री और मटेरियल इन्वेंट्री, मटेरियल इन्वेंट्री, ऑल असर्शन और ओनली एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। समझ में आया? उसके लिए उसको क्या स्टेप्स लेना है? पहले ऑब्जर्व करो, मैनेजमेंट के इंस्ट्रक्शंस को इवैल्यूएट करो, फिर इंस्पेक्ट करो, जरूरत पड़े तो टेस्ट काउंट भी करना पड़ेगा। सो दीज आर द प्रोसीजर्स, टेक्निक्स टू ऑब्टेन audit evidence in case of material inventory with respect to existence and condition of inventory. बराबर है कि नहीं? Yes. Inventory अगर थर्ड पार्टी के पास है, CID का ACP, confirmation, inspection, documentation. A for another auditor's report, counting by another auditor, and pledge then confirmation. Clear? Yes. पूरा ऐसे अपने को यहीं पे बिल्कुल by heart करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम
इन्वेंट्री की चेकिंग की बात करते हैं, काउंटिंग की बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तारीख, कब हम काउंटिंग कर रहे हैं, व्हाट इज द डेट ऑफ काउंटिंग, बिकॉज आइडियली इन्वेंट्री का काउंटिंग कब तक होना चाहिए? बैलेंस शीट डेट पे होना चाहिए। पर क्या ऑडिटर के पास सिर्फ आप एक ही क्लाइंट हो? नहीं। तो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? नॉट ऑलवेज, बराबर है ना। तो आपको देखना है कि आपने जो काउंटिंग करी है वो कौन से डेट पे करी है। इज इट डन ऑन बैलेंस शीट डेट और इज इट डन ऑन एनी अदर डेट? समझ में आया? ओके। अगर आपने बैलेंस शीट डेट पे काउंटिंग करी है, बहुत ध्यान से सुनना बच्चों, अगर आपने बैलेंस शीट डेट पे काउंटिंग करी है तो देखना पड़ेगा कि ऑडिटर वाज एबल टू अटेंड, तो फिर कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर उसने अटेंड कर लिया तो वहां पे वो देखेगा कितना काउंटिंग है, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ कंपेयर करेगा, अगर वो मैच हो रहा है तो किस्सा खत्म, बराबर है कि नहीं? ओके। अगर वो अटेंड नहीं कर पा रहा, ओके, अगर वो अटेंड नहीं कर पा रहा अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से फॉर एग्जांपल उसका एक्सीडेंट हो गया, ओके, वो बेड रिटन है और वो जा नहीं पा रहा, ओके, और उसके 3 महीने बस अभी खत्म ही होने वाले, 31 मार्च को आपने बैलेंस शीट फाइनल किया और 10 अप्रैल को उसका प्लास्टर निकलने वाला है, उसके बाद वो ट्रैवल कर सकता है, तो उसने बोला हम एक काम करते हैं, हम 10-15 अप्रैल के आसपास आपके स्टॉक काउंटिंग रखते हैं, बराबर है ना? ओके, यस, डू यू अंडरस्टैंड? और इम्प्रैक्टिकेबल, इम्प्रैक्टिकेबल का मतलब क्या है? वॉर है, ओके, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, ओके, यस, कोविड सिचुएशन है, फ्लड्स है उस एरिया में, तो क्या आप चेक कर पाओगे? इट इज इम्प्रैक्टिकेबल टू कंडक्ट स्टॉक, टू ऑब्जर्व स्टॉक काउंटिंग। क्लियर एवरीवन? ओके। अब अनफोर्सीन सर्कमस्टेंस है, मतलब अभी नहीं है पर बाद में पॉसिबल है, हाँ, तो अभी आप क्या करो? ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करो, ऑल्टरनेटिव डेट, ओके, क्या करो? ऑल्टरनेटिव डेट देखो। अगर आप 31 मार्च को नहीं जा सकते ना, उसके बाद जाओ, आपका प्लास्टर निकल जाएगा ना 15 अप्रैल के आसपास, तब जाओ, उस ऑल्टरनेट डेट पे जाओ और फिर ऑडिट प्रोसीजर्स करो ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस। इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस मतलब क्या? 31 मार्च को आपको इन्वेंट्री चेक करना था, आपने कब चेक किया है? मानो 15 अप्रैल को चेक किया है। कब चेक किया है? So sorry. यस, मानो कि आपने 15 अप्रैल को चेक किया है, दिस पीरियड इज नोन एज इंटरवीनिंग पीरियड, ओके, यस। तो आप 15 अप्रैल को आप गए, ओके, आपने स्टॉक चेक किया, मानो स्टॉक यहां पे है 20 लाख रुपए। अब आपको क्या करना है? पिछले डेट का स्टॉक लगना है, तो इसमें आप कैसे एडजस्टमेंट्स करोगे? जो इस बीच के पीरियड में जो भी सेल हुआ है वो ऐड करोगे और जो भी परचेस हुआ है वो लेस करोगे। ऐसा करने के बाद आपको स्टॉक का फिगर आएगा जो 31 मार्च को था, बराबर है? यस। सो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस के अंदर ऑल्टरनेटिव डेट एंड ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर द इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस। समझ में आया? ओके। अगर आपको इम्प्रैक्टिकेबल है, किसी भी तरीके से इंडो पाकिस्तान बॉर्डर है, फ्लड है, कोविड है, आपको वहां पे जाना, जाके स्टॉक टेकिंग करना पॉसिबल ही नहीं है, तो आपको ऑब्जर्वेशन तो आप कर नहीं सकते, तो आपको दूसरा ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर करना पड़ेगा। क्लियर एवरीवन? ओके। और ये अगर दोनों भी नॉट पॉसिबल है तो आप क्या करोगे? यू विल मॉडिफाई द ऑडिट ओपिनियन। क्लियर एवरीवन? ओके, यस। और अगर बैलेंस शीट डेट छोड़ के आप कोई दूसरे डेट पे करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस, बराबर है ना, उसका आपको क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बिल्कुल इस तरीके से। यस और नो? यस, this is all about one part of SA 501 inventory. Clear? Okay? Yes. अब इसका ही दूसरा पार्ट है litigation and claims. Litigation and claims. तो क्या बोला गया है litigation and claims में? क्या बोला गया है? Litigation means dispute. Litigation means dispute and claims means compensation arising out of disputes. जो भी आपने dispute किया वो settle होगा, फिर उसमें कितना claim का amount आया है, it is nothing but compensation. Clear? Okay, so litigation means what? Disputes and claims means compensation arising out of disputes. ठीक है। अब हमको as an auditor क्या करना है? Which assertion? Only identification. आइडेंटिफाई करो कि जो भी पेंडिंग केसेस है,
जो भी लिटिगेशन है क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज किए हैं क्या वो फाइनेंशियल, मतलब ऑडिटर को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे डिस्क्लोजर करना भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ पे उसको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि क्या सारे के सारे लिटिगेशंस कवर्ड है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूजुअली दीज लिटिगेशंस इन्वॉल्व ह्यूज अमाउंट्स ऑफ क्लेम। यस और नो? बराबर। एक छोटी मोटी केस के लिए लिटिगेशन होता ही नहीं है, यूजुअली ह्यूज अमाउंट्स आर इन्वॉल्व, और बिजनेस बंद करने की बारी भी आ सकती है अगर इसको ठीक से ट्रीट नहीं किया तो। ओके यस, उसमें आपको पता है ना प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज कौन सा है? प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज कौन सा है? आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ठीक से बोला गया है कि अगर वो लिटिगेशन फाइनल स्टेज पे है, हो चुका है, तो उसका प्रोविजन बनाओ, या अभी तक केस चल रहा है आपको कुछ पता नहीं है तो आप कॉन्टिजेंसी नोट में डिस्क्लोज करो। बराबर है कि नहीं? यस। सो ये प्रोविजन करना है, ये कॉन्टिजेंसी करना है, ये सब कुछ क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करता है? हाँ, इसलिए ऑडिटर को देखना पड़ेगा क्या मैनेजमेंट ने सारे की सारे लिटिगेशंस आइडेंटिफाई किए हैं या नहीं। ओके यस, जैसे कि एप्पल और सैमसंग का एक बहुत बड़ा केस हुआ था, आपको पता है अभी? यस, सी व्हाट वाज हैपनिंग इज इन दोनों में बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस था। ओके यस, कंपटीशन बहुत स्ट्रॉन्ग था। ओके किसी का मार्केट गिर रहा था, किसी का मार्केट बढ़ रहा था। ओके एप्पल ने 1976 में क्या किया? ओके अब तक वो किसमें था? लैपटॉप्स बनाना, बराबर है, आईपैड्स बनाना, आईटैब्स बनाना, राइट, उसमें था। देन उसने आईफोन को बहुत ज्यादा अग्रेसिवली प्रमोट करना स्टार्ट किया। ओके यस, फिर सैमसंग के कुछ अलग प्रोडक्ट्स थे, बराबर है, बट सैमसंग चल नहीं रहा था। ओके उसका क्या हो रहा था? उसका सेल फॉल हो रहा था, उसका रेवेन्यू फॉल हो रहा था। ओके यस, फिर एप्पल केम विद एन आइडिया। एप्पल केम विद एन आइडिया कि क्यों ना हम इतना ज्यादा एक्सीलेंट फोन बनाए और आईफोन के क्वालिटी पे पूरा जोर लगा के फोकस करें। ठीक है, ओके यस। फिर एप्पल का सेल एकदम इंक्रीज होने लगा, आईफोन पिक्ड अप द मार्केट, आईफोन बिकेम अ टैबू ऑफ स्टेटस। जिसके पास आईफोन वो बहुत भारी, बराबर है ना? यस, इट बिकेम अ गेम चेंजर। अब सैमसंग को हजम नहीं हुआ, सैमसंग के बाकी प्रोडक्ट्स भी फॉल हो रहे थे, उसका सेल जो है वो फॉल होते जा रहा था, उसको अपना मार्केट चेंज करना था, इसलिए उसने क्या डिसाइड किया? हम भी फोन्स बनाएंगे। ओके यस, हम भी फोन्स बनाएंगे। इस चक्कर में 24 अगस्त 2012 को एप्पल ने केस किया सैमसंग पे फॉर कॉपी ऑफ डिजाइन, और इसमें सैमसंग हार गया और एप्पल जीत गया। और सैमसंग को कितना? $1.05 बिलियन एंड $2.50 बिलियन का उसको क्या करना पड़ा? जुर्माना भरना पड़ा। तो इस शाणे नहीं रहते ये कंपनीज भी। आपको पता है उसने इतना सारा पैसा एप्पल को कैसे दिया पता है? विद ऐसे कॉइन्स के रूप में 100 रुपए उसने ट्रक भर के सैमसंग ने कॉइन्स भेजे कि ले, तूने मुझे हराया ना, अब तू भुगत, अब बैठा रहे काउंटिंग करते। समझ में आया? यस, सो दिस वाज अ वेरी फेमस एप्पल एंड सैमसंग केस। इतना ही नहीं, मैं और एक केस बताती हूँ। एप्पल मैकडी वर्सेस आंटी केस। एक आंटी थी, वो आंटी मैकडी में गई, मैकडी जाने के बाद उसने कॉफी ऑर्डर किया और गलती से वो कॉफी उसके पैर पे गिर गई और उसको बर्न्स आ गए, 3rd डिग्री बर्न्स आ गए। उसने डायरेक्ट केस कर दिया मैकडी पे, कि तेरे वजह से मुझे मेरा स्किन, मेरा पैर जल गया है। ओके यस, तो पता है कोर्ट ने क्या बोला? कोर्ट ने बोला मैकडी खड़ा हो जा, तुझे पता नहीं है तो फूड सर्व करता है, तुझे एफडीआई नॉर्म्स फॉलो करने हैं, तेरे एफडीआई नॉर्म्स की वजह से उन्हें उसके हिसाब से एक टेम्परेचर के ऊपर आप कॉफी सर्व नहीं कर सकते। आपने उस टेम्परेचर से ज्यादा कॉफी सर्व किया है हाई टेम्परेचर पे, इसलिए भरो जुर्माना। और उसको एक्चुअली उस आंटी को कॉम्पेंसेट करना पड़ा। पता है आपको? फिर नेस्ले मैगी का केस, क्यों मैगी बीच में क्यों बंद हुई थी?
लेड है, बराबर है ना। बोलते हैं आशीर्वाद आटा, उस पर भी केस हुआ था। क्या केस हुआ था कि आशीर्वाद आटे में प्लास्टिक है। डू यू अंडरस्टैंड? ये लिटिगेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ह्यूज अमाउंट्स आर इन्वॉल्व। ओके, किसी जीने मरने का, कंपनी के जीने मरने का सवाल इन्वॉल्व होता है। क्लियर? यस, शैल वी गो अहेड? ओके, यस। तो अब एज एन ऑडिटर you have to identify, क्योंकि ऐसे 501 क्या बोलता है? कंप्लीटनेस पे फोकस करो। आइडेंटिफाई करो मतलब विच असर्शन, कंप्लीटनेस पे फोकस करो। ओके, क्या सारे के सारे लिटिगेशंस आइडेंटिफाई हुए हैं? क्या हमने उसको अच्छे से समझा है? तो एज एन ऑडिटर आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको किसके पास जाना है? मैनेजमेंट के पास या एडवोकेट के पास। जैसे हमारा इंटरनल ऑडिटर होता है, कई बार अपना इन हाउस लीगल काउंसिल भी होता है। समझ में आया? ओके, सो ऑडिटर हैज टू गो टू मैनेजमेंट एंड एडवोकेट। उनसे आप इंक्वायरी करो, उनके साथ आप बातचीत करो, उनसे आपको जितनी इंफॉर्मेशन मिलती है वहां से आप वो इंफॉर्मेशन ले लो, बिकॉज आपको मैनेजमेंट और एडवोकेट ही इंफॉर्मेशन दे सकते हैं आपके लिटिगेशंस के बारे में। कोई लिटिगेशन ऐसा जिसको आइडेंटिफाई किया या नहीं किया है। क्लियर? ओके, यस। फिर जो भी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं वो कहां पे होते हैं? बोर्ड मीटिंग्स में होते हैं। और बोर्ड मीटिंग्स में हुए वो डिस्कशंस कहां पे लिखे जाते हैं? मिनट्स में लिखे जाते हैं। सो एज एन ऑडिटर गो थ्रू द मिनट्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स। अंडरस्टैंडिंग? ओके, यस। फिर जैसे इंटरनल ऑडिटर होता है, स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है, वैसे ही अगर आपने इंटरनली भी अगर किसी लॉयर को इन हाउस लीगल काउंसिल बिठाया है, पर फिर भी आपको किसी एक्सटर्नल लॉयर की भी जरूरत पड़ेगी। बराबर है ना? तो अगर आपके क्लाइंट का कोई एक्सटर्नल ऑडिटर है तो आप देखो कि इनका एक दूसरे के साथ किस प्रकार का करस्पॉन्डेंस है। ओके, उन्होंने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। इन डॉक्यूमेंट से, इन करस्पॉन्डेंस से आपको पता चलेगा कि क्या उन्होंने किसी केस के बारे में बात करी है या नहीं करी है। ओके, यस। और कई बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट आता है कि नहीं? इस लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट में क्या होता है? बराबर है ना? तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में गोलमाल होता है, ओके, उसके लिए आपको जुर्माना भरना पड़ता है। और जो भी आपको जुर्माना भरना है या आपने भरा है वो आप लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट में भरते हो। ओके, अब आपको मैंने एक एग्जांपल दिया। ओके, यस, हमको मैनेजमेंट बोल रहा है कि हमारे ऊपर 20 लाख का एक केस चल रहा है जिसमें 20 लाख ज्यादा से ज्यादा हमको भरना पड़ेगा, और लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट में आपने ₹12 लाख ऑलरेडी डेबिट कर लिया है। अब बताओ, यस, क्या आपको ये हजम हो रहा है कि अब तक आपने फाइनल नहीं किया है, ये लिटिगेशन सेटल नहीं हुआ है? बिकॉज डिफरेंस देखो, एक 20 लाख के केस के लिए आपने 12 लाख रुपए सिर्फ खर्च कर लिए पूरे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही केस है, पॉसिबिलिटी है कि और भी एक केस है। बराबर है ना? या तो पॉसिबिलिटी है कि आपने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दिया है, हाँ या ना? Yes or no? बराबर है? So as an auditor, you have to focus on risk of material misstatement. Okay? मतलब क्या? आप आइडेंटिफाई करो, कंप्लीटनेस को चेक करो और उससे देखो कोई रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है क्या। अगर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो डिटेल में खुरे दो, वरना आउट ऑफ कवरेज एरिया। समझ में आया? Yes? Okay? So as an auditor, what do you have to do? To identify litigation and claims. Inquiry. किसका इंक्वायरी? मैनेजमेंट एंड इन हाउस लीगल काउंसिल। बराबर है ना? मैनेजमेंट से इंक्वायरी करना मतलब रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेना मैनेजमेंट से। ओके, फिर टीसीडब्ल्यूजी एंड बोर्ड मीटिंग्स, ओके, उनका मिनट्स परयूज करो। फिर करस्पॉन्डेंस चेक करो, किसके बीच में? मैनेजमेंट एंटिटी एंड एक्सटर्नल लीगल काउंसिल के बीच में। और उसके बाद आप क्या करो? उसके बाद लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट भी चेक करो। इससे आपको पता चलेगा कि रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है। अगर है तो डिटेल में जाओ, नहीं है तो उधर ही उसको छोड़ दो। क्लियर? यस एवरीवन? ओके, यस। अब मानो ऑडिटर है और एक एक्सटर्नल लीगल काउंसिल है, ओके, मतलब हमारा लॉयर है। ओके, अब अगर लॉ बोल रहा है कि ऑडिटर अब डायरेक्टली एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को अप्रोच नहीं कर सकते, तो क्या ऑडिटर ऐसे ही छोड़ देगा कि ऑडिटर को और भी कुछ करना पड़ेगा? ऑडिटर को अल्टरनेट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लॉ प्रोहिबिट कर रहा है, मैनेजमेंट नहीं। पर अगर मैनेजमेंट प्रोहिबिट कर रहा है आपको,
अगर मैनेजमेंट प्रोहिबिट कर रहा है आपको एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को अप्रोच करने के लिए, तो इज इट अ लिमिटेशन ऑफ स्कोप? तो इन दैट केस यू हैव टू मॉडिफाई द ओपिनियन. समझ में आ रहा है? आई एम ट्राइंग टू मेक इट एज सिंपल फॉर यू एज पॉसिबल. क्लियर? ओके, यस. देन अगर ऑडिटर को एक्सटर्नल लॉयर या लीगल काउंसिल से बात करना है तो क्या वो कर सकता है? हाँ. अब बात करना है ये बात अलग है, पर वो कितना रिप्लाई देंगे ये बहुत लिमिटेड, ये क्वेश्चनेबल है. व्हाई? बिकॉज एज एन ऑडिटर हमको भी कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी पड़ती है. बराबर है कि नहीं? अपने क्लाइंट की कॉन्फिडेंशियलिटी अपनी भी जिम्मेदारी है. वैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी तो कॉन्फिडेंशियलिटी की जिम्मेदारी दी होगी इस एक्सटर्नल लीगल काउंसिल को. बराबर है कि नहीं? यस, ठीक है. तो आपके पास दो ऑप्शन है. आइदर आप उनके साथ कम्युनिकेट करो या आप उनको मिलो. अगर आप कम्युनिकेशन करते हो तो लेटर ऑफ इंक्वायरी दो उनको, उसका वो जवाब देंगे. बराबर है? उससे आपके जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे. ओके, मतलब ऑडिटर डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है ऑडिटर के थर्ड पार्टी लीगल काउंसिल के साथ. ओके, ठीक है. अब अगर ऑडिटर बोल रहा है नहीं हमको मिलना है फिजिकली, ओके, तो अब मुझे बताओ इस लॉयर को किसने हायर किया है, ऑडिटर ने कि मैनेजमेंट ने? ओके, तो क्या ऑडिटर खुद अकेला मिलने जाएगा कि इन प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट? इन प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मैनेजमेंट. और कौन से सर्कमस्टेंसेस में? ओनली सिग्निफिकेंट रिस्क इज इन्वॉल्व. मतलब इस केस से आपके क्लाइंट को, आपके एंटिटी को बहुत बड़ा भरकम नुकसान अगर हो सकता है, ओके, तो आप क्या करोगे? आप खुद बकायदा मिलने जाओगे. ओके. सेकंड, कॉम्प्लेक्स मैटर, पेचीदा मैटर है, समझना नामुमकिन है, तो आप करोगे. और अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में, ऑडिटर या इन हाउस लीगल काउंसिल के बीच में, तो फिर वो एक्सटर्नल पार्टी को मिलने जा सकता है. क्लियर? क्लियर एवरीवन? ओके, यस. एंड सेगमेंट इंफॉर्मेशन, द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ऐसे क्या है? सेगमेंट इंफॉर्मेशन. एक मिनट. Yes, here you are. ऐसे 501. ऐसे 501 में हमने क्या देखा कि इन्वेंट्री की बात करेंगे तो हमको एग्जिस्टेंस या कंडीशन चेक करना है. बराबर है? ओके, यस. फिर ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर अटेंड करेगा या बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स एग्जामिन करना मतलब आप दिखा रहे हो कि हमने 2000 केजी रॉ मटेरियल परचेस किया है, पर प्रोडक्शन में से सिर्फ 1800 केजी प्रोडक्शन में लिया है, ऐसा दिख रहा है. मतलब 200 केजी का क्या है? 200 केजी का क्या हो सकता है? लॉस हुआ है. तो दिस लॉस कैन बी आइदर नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस. तो क्या वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ठीक से रिकॉर्ड हुआ है क्या? बराबर है? आप उसको चेक करो. ओके, यस. अब इसमें क्या होना है? ऑडिटर क्या करेगा? यस, ऑडिटर क्या करेगा? कम ऑन, इंटरनल कंट्रोल. फिर ऑडिटर क्या करेगा? ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा. बराबर है कि नहीं? देन इंस्पेक्शन करेगा और जरूरत पड़े तो टेस्ट काउंट करेगा. यस और नो? यस और नो? यस. Then what are the main factors which will influence the planning? Nature of inventory, risk of material misstatements, then stages of WIP, timing of physical count, internal control, okay, perpetual inventory system, location of inventory and expert. क्या हमने ये points already देखे हैं? Yes. Then inventory conducted at date other than balance sheet date. तो हमको क्या करना पड़ेगा? Additional procedures करना पड़ेगा intervening transactions पे. Yes or no? Yes. Auditor unable to attend. ओके, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ऑल्टरनेट डेट के साथ इंटरवीनिंग ट्रांजैक्शंस करना पड़ेगा. इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, ऑडिटर को पॉसिबल ही नहीं है अटेंड करना, तो वो क्या करेगा? ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करेगा. अगर थर्ड पार्टी के पास है तो सीआईडी का एसीपी. बराबर है ना? यस, दीज आर द प्रोसीजर्स विच विल बी कंडक्टेड बाय ऑडिटर. यस, इज इट इजी? इज इट इजी? ओके, ठीक है. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू इन्वेंट्री. फिर व्हेन इन्वेंट्री इज मटीरियल, हमने ऑलरेडी देखा है, हमको ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन और इवैल्यूएशन करना है. इफ नॉट पॉसिबल, यहाँ पे ना थोड़ा सा चार्ट, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा सा वो
डिसमेंटल हो गया है शायद उसको कन्वर्जन करते वक्त, ओके यस। अगर ऑडिटर को पॉसिबल नहीं है अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस की वजह से, अगर ऑडिटर को पॉसिबल नहीं है तो वो मैनेजमेंट को क्या बोलेगा कि ऑल्टरनेट डेट पे करते हैं। अगर मैनेजमेंट ने अग्री किया तो ठीक, वो ये सब काम करेगा, अगर मैनेजमेंट ने रिफ्यूज किया तो लिमिटेशन ऑन स्कोप। समझ में आया? यस, ओके, ठीक है। देन अगर थर्ड पार्टी के पास है जैसे एजेंट, ट्रांसपोर्टर, कस्टम्स अथॉरिटीज, वेयरहाउस, सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, बैंकर, ओके, इन दैट केस हमको क्या करना पड़ेगा? सीआईडी का एसीपी, ओके, वो ठीक है तो ओके, अगर ठीक नहीं है तो क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन। समझ में आया? यस, ठीक है। अब लिटिगेशन एंड क्लेम्स, ऑडिटर को क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है लिटिगेशन एंड क्लेम्स। उसके लिए वो क्या करेगा? मैनेजमेंट और इन हाउस लीगल काउंसिल को इंक्वायर करेगा, मिनट्स को देखेगा, बराबर है ना, लीगल एक्सपेंसेस को देखेगा। अगर रिस्क आइडेंटिफाई हुआ है और ये रिस्क मटेरियल है तो ही वो आगे ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स करेगा। बराबर है कि नहीं? बराबर है, यस। अगर मैनेजमेंट ने उस पर कोई भी रोक लगाई तो वो क्या करेगा? तो मॉडिफाई कर देगा अपना ओपिनियन। क्लियर? ओके, यस। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए ऑडिटर को क्या करना है? सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है। ओके, यस। सो दिस सेगमेंट एंड इंफॉर्मेशन कौन से असर्शन पे फोकस करता है? इट फोकसेस ऑन प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। तो ऐसे 501 तीन पार्ट्स पे डिवाइडेड है, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, सेगमेंट इंफॉर्मेशन। इन्वेंट्री की बात करते हैं तो कौन से दो असर्शंस? एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन। अगर हम लिटिगेशन एंड क्लेम्स की बात करते हैं तो कौन सा असर्शन? कंप्लीटनेस, ओके, यस। और अगर हम सेगमेंट इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। कंप्लीटनेस मतलब ही आइडेंटिफाई करो उसको। क्लियर? ओके, यस। अब इस सेगमेंट इंफॉर्मेशन के लिए, ओके, ये किसकी जिम्मेदारी है? मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? अपने सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई करो और उसको ठीक से क्लोज करो, डिस्क्लोज करो। कब? व्हाइल प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बराबर है ना? AS 17 इंड AS 108 बराबर है, एप्लीकेबल है इसके लिए। ओके, तो उसके हिसाब से मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि आप उसको आइडेंटिफाई करके डिस्क्लोज करो। फिर ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है? टू एग्जामिन वेदर मैनेजमेंट हैज प्रॉपर्ली आइडेंटिफाइड एंड डिस्क्लोज्ड। ओके, मतलब यहां पे हमको कौन सा फ्रेमवर्क अप्लाई करना है? हमको देखना है AS 17 इंड AS 108 कॉम्प्लाई हुआ है या नहीं। मतलब यहां पे कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है। बराबर है कि नहीं? यस और नो? ओके, यस। अगर ओके है तो ठीक, अगर वो ओपिनियन देने के लायक ही नहीं है तो क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर्ड ओपिनियन। पर अगर डिस्क्लोज प्रॉपरली नहीं किया, गलतियां करी गई है तो क्वालिफाइड और एडवर्स ओपिनियन। फ्रेमवर्क, कॉम्प्लायंस फ्रेमवर्क याद आया क्या? हाँ, शॉर्टकट मैंने यूज किया ना अभी। ओके, यस एवरीवन? ओके, आई एम सो सॉरी, एक मिनट। यस, सबको समझ में आ रहा है? ओके, यस। अब ऑप्शन नंबर 1 कि SA 501 लिख के लो, फिर मैं SA 505 कराऊं, या SA 505 एक्सप्लेन करती हूं, दोनों साथ में लिखो। एक बार SA 505 एक्सप्लेन कर देती हूँ ना? ठीक है, ओके, यस। अब यस, कम ऑन, टेक दिस डाउन। ओके, अब इस ऐसे को मैंने बहुत सिंपल तरीके से प्रेजेंट भी किया है, फोकस, और हमने क्या किया है? इसको ठीक से समझा भी है। ओके, तो मैं आपको ये चार्ट फॉर्म में लिखवाऊंगी। कम ऑन,
Yes, I want you to take it down. हमने 3 आइटम्स देखा कि ऑडिट एविडेंस SA 501 का नाम क्या है, फटाफट, प्लीज डोंट वेस्ट टाइम, आई वांट टू फिनिश SA 505 आल्सो टुडे, कम ऑन. SA 501 नाम क्या है, ऑडिट एविडेंस डैश स्पेसिफिक कंसिडरेशंस फॉर सिलेक्टेड आइटम्स. वाई स्पेसिफिक कंसिडरेशंस, क्योंकि हम सारे असर्शंस की बात नहीं कर रहे हैं और सारे आइटम्स की बात नहीं कर रहे, सिलेक्टेड आइटम्स की बात कर रहे हैं. SA 501 speaks about 3 things: inventory, litigation and claim, segment information. Inventory मतलब we are focusing on existence and condition. Litigation and claims मतलब we are focusing on, अरे यार सब कुछ मेन स्क्रीन पे क्यों आ रहा है? लिटिगेशन एंड क्लेम्स मतलब कंप्लीटनेस पे फोकस कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन पे. सेगमेंट इंफॉर्मेशन मतलब प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर. डन. इसमें क्या है? हाँ जी, तो आपको क्या लगा? सिंपलर वे में किया है ना मैंने, इसी के लिए, आपके लिए. ओके और कोई लैंग्वेज इतनी डिफरेंट नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है अपने ऐसे की भी, हाँ या ना? ये पेंसिल से मत लिखना, इस पे MCQ होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है. फास्ट फास्ट. डन. अब कितनी छोटी स्लाइड है बच्चों. ओके पूरा क्लियर स्क्रीन कर दूं? अब इस चीज को आप कैसे लिखोगे मैं वो बता देती हूँ आपको. आपको क्या करना है? यस अब इसका यू वांट मी टू क्लियर द स्क्रीन, बट वो शायद नहीं हो पाएगा अभी, इरेज नहीं हो पाएगा. ठीक है. यस ओके. अब आपको हेडलाइन क्या लिखना है? प्लान फॉर, यस, ऑडिट प्लान टू चेक इन्वेंट्री. देन मैनर्स, प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन. अच्छा ठीक है, मैं डिक्टेट करती हूँ, आप लिखो. नंबर 1, ऑडिटर्स प्लान टू चेक इन्वेंटरी अंडर SA 501. तो जब भी क्वेश्चन आएगा इन्वेंटरी के ऊपर तो आपको क्या क्या रेफर करना पड़ेगा? सबसे पहले SA 200, ऑडिटर्स ड्यूटी टू एक्सप्रेस ओपिनियन, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, प्रोफेशनल जजमेंट. उसके बाद SA 500, हमको ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है, बराबर है. देन कॉम्प्लायंस प्रोसीजर, सब्सटैंटिव प्रोसीजर. देन SA 501, इसके साथ साथ AS2 भी, बराबर है कि नहीं? राइट. ओके यस कम ऑन. सो राइट डाउन अंडर दिस 1 2 3 4. ये जो 8 पॉइंट्स है, 9 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स है. यहाँ पे गलती से मैंने नंबरिंग में मिस्टेक करी है. इस 8 पॉइंट्स को लिख लो. चलो
Okay, next headline. Procedures to obtain sufficient and appropriate procedures to obtain sufficient and appropriate, क्या होगा उसके आगे? Audit evidence with respect to material inventory ब्रैकेट में existence and condition. Procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence with respect to material inventory in the bracket existence and condition. आपको देखे बिना मुझे बताओ क्या क्या प्रोसीजर्स होंगे? ऑब्जर्वेशन, वेरी गुड. याद करो, जेठालाल इंस्ट्रक्शन दे रहा है नट्टू काका को. क्या दे रहा है? इंस्ट्रक्शंस दे रहा है. अगर इंस्ट्रक्शंस गलत हुए तो सब कुछ गलत होगा. सो इवैल्यूएशन ऑफ मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शंस. क्लियर? ओके, उसके बाद इंस्पेक्शन और उसके बाद टेस्ट काउंट. तो चलो लिखो. ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल काउंट by management. Observation of physical count by management. Evaluation of management instructions. Of management instructions. Next point, inspection of what? Stock counting. And last point, test count. Next headline. Next headline. Procedures to be performed by auditor. Procedures to be performed by auditor in case inventory is held, in case inventory is held by third party. पहले हाईलाइट करके क्या लिख लो? मेमोरी टेक्निक. क्या है मेमोरी टेक्निक? CID का ACP. ब्रैकेट में हाईलाइट करके लिख लो, बाद में याद आना इतना पॉसिबल नहीं है. उसकी स्पीड बहुत इंक्रीज हो गई है, ट्रस्ट मी. हर बार जब आप ऑडिट का पेपर, कोई भी थ्योरी पेपर लिखोगे, सबसे पहले आपको मैं याद आने वाली हूं. You are going to always have an edge on other audit students. I am telling you, mark my words. आपको अभी रियलाइज नहीं होगा, बट मिड जनवरी में आपको ये 100% रियलाइज होने वाला है. Next headline. Procedures to be performed by auditor with respect to date of physical counting. With respect to date of physical counting. चलो ये चार्ट बना लो. Date of physical counting. Yes. अच्छा प्रेजेंटेशन कर रहे हो आप लोग. काउंटिंग. प्रेजेंटेशन पे फोकस कर, सिर्फ स्पीड पे नहीं. प्रेजेंटेशन नहीं, फिर भी और अच्छा होना चाहिए, और अच्छा होना चाहिए. कम ऑन, स्ट्राइव फॉर द बेस्ट. तू दिखा रहे बुक मुझे?
और अच्छा होना चाहिए. यू आर गेटिंग अ गोल्डन चांस. ट्रस्ट मी माय डियर स्टूडेंट्स. आप भी आपकी बुक दिखाओ मुझे एक बार. मैंने आपकी बुक चेक नहीं करी है. आई एम गोइंग टू चेक इट लेटर. या और कल से आप इधर बैठा करो मेरे रडार के अंदर. इकडे सिट हियर. डन. स्मार्ट गर्ल. हाँ, चलो चलो मुझे ऐसे 505 भी करवाना है. उसके लिए 2 अलग एसेज है ऑलरेडी. मैं ऐसे 505 फिनिश होने तक क्लास छोड़ने नहीं वाली. तो अभी वक्त ही बताएगा. मैं इन एसेज को मोस्टली आपके पास से ना इस टैबुलर फॉर्म में ही लिखवा कर लेने वाली हूँ टू गिव यू अ बेटर इंसाइट. Okay, yes. SA 505. Not possible. Then उसके नीचे arrow modify audit opinion. Done? Okay, yes. अब हमने क्या देखा? फोकस कीजिए. अब ऐसे 501 बहुत सिंपल है. Yes or no? Yes? ठीक है. उसमें एक्चुअली लिटिगेशन एंड क्लेम्स. अरे 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 भूल गए ना. सिर्फ इन्वेंट्री हुआ ना. आपने इन्वेंट्री लिखा है ना. राइट डाउन लिटिगेशन एंड क्लेम्स. अगला हेडलाइन दो. लिटिगेशन एंड क्लेम्स. लिटिगेशन मतलब डिस्प्यूट. क्लेम मतलब कॉम्पेंसेशन अराइजिंग आउट ऑफ डिस्प्यूट. इन दोनों का हमको कौन सा असर्शन चेक करना है? आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन मतलब कंप्लीटनेस. Write down. Auditor's procedures. Auditor's procedures to identify litigation and claims involving entity. Litigation and claims involving entity. ये पॉइंट्स लिख के ले लीजिए.
हाँ, एडवोकेट, बट अपने को टेक्निकल वर्ड यूज करना है। जैसे इंटरनल ऑडिटर होता है वैसे ही हम इन हाउस भी लॉयर्स रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बिल्डर्स को देखोगे, उनमें इतना सारा केसेस, इतना सारा कॉम्प्लिकेशन होता है, बराबर है ना। अग्रीमेंट बनाओ, फिर उनके पास से साइन करके लो, बराबर है ना, और इतना सारे प्रोसीजर्स होते हैं, तो उनके पास इन हाउस ही होता है। डन। नहीं, वो सिर्फ मैंने अंडरस्टैंड, वो नहीं लिखा तो चलेगा नहीं। ओके, नेक्स्ट लाइन, राइट डाउन, हेडलाइन लिखो। इफ लॉ प्रोहिबिट्स, if law prohibits auditor, if law prohibits auditor from communicating with the external legal counsel, comma, external legal counsel, comma, alternative procedures need to be performed. Next headline. If management prohibits the auditor, next headline. If management prohibits the auditor from communicating with the external legal counsel, comma, it leads to limitation on scope and thereby auditor shall issue modified audit opinion. अब लिमिटेशन ऑन स्कोप में मॉडिफाइड ऑडिट ओपिनियन मतलब कौन सा क्वालिफाइड या डिस्क्लेमर। सिर्फ मिस स्टेटमेंट्स के केस में क्वालिफाइड और एडवर्स। क्लियर? ओके, नेक्स्ट राइट डाउन। इफ ऑडिटर डिसाइड्स, if auditor decides to approach the external legal counsel to obtain sufficient and appropriate audit evidence, in that case ओके उसके नीचे ऐसा एक टेबल लिखो, उसके एक के नीचे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 एंड देन कॉपी इट फ्रॉम द स्क्रीन। कम ऑन। मैंने जो ऐसे एरोज किए हैं ना उसको सिर्फ टैबुलर फॉर्म में करो आप। हाँ, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। अरे ऐसे करना है सिर्फ। और यहाँ पे लिखो ऑप्शन 1, यहाँ पे लिखो ऑप्शन 2। यहाँ पे क्या आएगा? यस, कम्युनिकेशन डायरेक्टली विथ ऑडिटर। और यहाँ पे आएगा मीट। ऑडिटर देखो ना, उधर लिख रहा है ना बाबा ऊपर
क्लाउड में। Significant risk, complex matter, disagreement. Disagreement. अब segment information, अगला headline and draw this chart. डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट, मैम बुक में ही है, बाद में लिखेंगे, वो बाद में कभी नहीं आएगा, अभी लिखो। हाँ, क्योंकि उसके बारे में AS17 स्पेशली स्पीक्स अबाउट सेगमेंट इंफॉर्मेशन एंड सेगमेंट रिपोर्टिंग, आएगा आप लोगों के अभी एडवांस्ड अकाउंटिंग में। और उसका इंड एस कौन सा एप्लीकेबल है? 108। डन। आज मैं थोड़ा 15 मिनट्स ज़्यादा लेने वाली हूँ, हाँ, क्योंकि हमने थोड़ा 15 मिनट्स। ठीक है, सिर्फ एक्सप्लेन करना है मुझे, बहुत सिंपल है ऐसे 505, बहुत ही सिंपल। कैसे होता है ना, ठीक है, एक्सप्लेन करती हूँ, राइटिंग हम इवनिंग में करेंगे। तो हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन का राइटिंग करके हमको 2 ऐसे करना है, ओके। तो आज हम लोग टाइम से स्टार्ट करेंगे, वी कैन फिनिश ऑन टाइम। क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर, क्वालिफाइड एंड एडवर्स, बराबर है ना। ओपिनियन तो 3 प्रकार की है, मॉडिफाइड, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर। अब बताओ अपना फ्लो अच्छा था कि नहीं? पहले टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स कर लिए, हाँ या ना? अब आपको इजी जाता है? यस, व्हाई? बिकॉज यू नो द टेक्निकल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। नो डिस्क्लोजर, तू बता मुझे।
ओके, अब चलते हैं हम लोग आगे। यस, एसे 505, ठीक है। यस, व्हाट डज इट स्पीक अबाउट, ये समझते हैं हम लोग। अब तक हमने क्या देखा बच्चों? यस, ओके। अब तक हमने क्या देखा? हमने देखा कि हमको क्या करना है, हमको सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इकट्ठा करना है। इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? ऑडिट प्रोसीजर्स, हाँ या ना? यस, ऑडिट प्रोसीजर्स दो प्रकार के हैं। कौन से हैं? एक रैप और एक फैप। अगर ये फैप है तो ये दो प्रकार के हैं। कौन से? कॉम्प्लायंस प्रोसीजर्स मतलब ही TOC एंड सब्सटैंटिव प्रोसीजर्स मतलब TOD, हाँ या ना? बराबर है। TOD फिर से दो प्रकार के हैं। क्या? एक तो वाउचिंग वेरिफिकेशन और दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर्स, हाँ या ना? और इन सब को करने के लिए हमारे पास ऑडिट टेक्निक्स है जो हमको ऐसे 500 ने बताए हैं। वो कौन से हैं? OICAI प्लस 2R, बराबर है ना? तो यहाँ पे ये जो कंफर्मेशन की बात करी है, ओके, ये हमको बताया गया है ऐसे 505 में। क्लियर? यस, यू नीड टू नो द फ्लो ऑफ द सब्जेक्ट ऑल्सो, बराबर है ना? उस फ्लो, सब्जेक्ट के फ्लो से ही हमारा कॉन्सेप्ट हम कंफर्टेबल होंगे, हाँ या ना? ओके, यस, ठीक है। अब आगे, ओके, मानो कि एक बैलेंस शीट है, ओके, और बैलेंस शीट में एसेट्स है, ठीक है। यस, यस, बैलेंस शीट है, ओके। दिस बैलेंस शीट इज से एज ऑन 31st March 22, ओके। यस, अब इस बैलेंस शीट में मानो एसेट्स है। अब इस एसेट्स में लिखा गया है कि नंबर 1 बैंक बैलेंस, ओके। अज्यूम करो बैंक बैलेंस लिखे गए हैं ₹9.54 crores। देन ओके, यस, नेक्स्ट इन्वेंटोरी। इन्वेंटोरी मानो है आपकी 25 करोड़ एंड लोन दिया है आपने, एसेट है ना, मतलब आपने लोन दिया है, लोन टू मिस्टर ए, कितना? 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओके। रुपीस मानो आपने कितना दिया है उसको? 1 करोड़ रुपीस। यस, डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस। अब आपको कंफर्म करना है, ये आपके सामने बैलेंस शीट आई आपकी क्लाइंट की, ओके, और आपको और हमको मिलके क्या करना है? इसका ऑडिट करना है। तो सबसे पहले मेरा डाउट यहाँ पे आएगा, मैं बार बार क्लाइंट के पास देखूंगी, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, अरे मुझे भी दे दो रे, बराबर है ना? मुझे भी लोन दे दो, बराबर है कि नहीं? क्योंकि जब भी लोन की बात करते हैं मैक्सिमम इंटरेस्ट किस में होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता है, हाँ या ना? यस, ओके। तो 1 करोड़ का आपने लोन दिया है, 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप क्या करोगे? यस, आप कांटेक्ट करोगे, लेटर लिखोगे, लेटर टू ए, बराबर है ना? हमने सुना है तुमको लोन मिला है। लोन कितने का मिला है? 1 करोड़ का मिला है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 0% है, ओके। यस, हमको क्या करो? हमको बताओ ये सही है या गलत है। समझ में आया? दिस इज नथिंग बट कंफर्मेशन, दिस इज नथिंग बट कॉन्फर्मेशन, ओके। यस, मतलब फॉर एग्जाम्पल ऑडिटर को अगर बैलेंस शीट में दिखा कि मिस्टर बी से हमको 5 लाख रुपए आने हैं, तो ऑडिटर क्या करेगा? मिस्टर बी को पूछेगा, अरे मिस्टर बी जरा बता
तूने इस क्लाइंट को कितने पैसे देने बाकी है? तो मिस्टर बी ने भी क्या बोलना चाहिए? 5 लाख ही बोलना चाहिए, 5 लाख ही बोलना चाहिए। अब ये मिस्टर बी जो है ये किसको जवाब देगा? मैनेजमेंट को कि ऑडिटर को? इट इज अ डायरेक्ट रिस्पॉन्स। मिस्टर बी शुड डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द ऑडिटर। मैनेजमेंट बीच में नहीं आना चाहिए। अगर मैनेजमेंट बीच में आ गया तो वो आधी रात को क्या करेगा? मिस्टर बी को मिलने जाएगा। मिस्टर बी, ओके, मुझे पता है 5 नहीं 15 लाख रुपए है, ओके, पर हम आपको 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा देंगे। सिर्फ ऑडिटर जब पूछेगा तो आपको कितना बोलना है? 5 लाख रुपए। डू यू अंडरस्टैंड? क्या ये पॉसिबल है? क्या ये प्रैक्टिकल लाइफ में होता है? हाँ, होता है। इसलिए मिस्टर बी ने डायरेक्ट रिस्पॉन्स किसको करना चाहिए? ऑडिटर को करना चाहिए। तभी वो क्या रहेगा? तभी वो क्या रहेगा? रीजनेबल, बराबर है? तभी वो एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस रहेगा, रिलायबल एविडेंस रहेगा, बराबर है कि नहीं? अप्रोप्रिएट रहेगा। क्लियर? क्लियर? ओके, यस। दूसरा, इट शुड बी इन द रिटन फॉर्म। ओरल फॉर्म में नहीं चलेगा। कोई भी अपने जुबान से पलट सकता है, बराबर है ना? पहले के जमाने में अपनी जुबान दे दी है तो लोग जान दे देते थे। अभी तो देयर इज नथिंग ऑफ सच कॉन्सेप्ट, बराबर है ना? ना जुबान पे आप रह सकते हो, ना किसी के वादे पे, बराबर है कि नहीं? राइट? ओके, सो जो भी रिस्पॉन्स मिस्टर बी को करना है, इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। इट माइट बी इन पेपर फॉर्म, ओके। आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करना है, ईमेल करना है तो भी प्रॉब्लम नहीं, अदर मीडियम से करना है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर? ओके, बट इट शुड बी इन रिटन फॉर्म। यस और नो? ठीक है? यस। So what is meant by external confirmation? External confirmation is an evidence obtained by auditor directly from the third party. बराबर है ना? ये थर्ड पार्टी है। इसको क्या कहा जाता है? कंफर्मिंग पार्टी। सी अंडरस्टैंड, आई एम दी ऑडिटर, वी आर दी ऑडिटर्स। हम किसी और को क्या भेज रहे हैं? यस, हम किसी को लेटर भेज रहे हैं और उसको बोले तो जवाब दे, मतलब वो कंफर्म कर रहा है, हाँ या ना? हमको जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं हम उससे कंफर्म करवा रहे हैं, तो क्या वो कंफर्मिंग पार्टी हो गई क्या नहीं? यस और नो? बराबर है? यस। सो एक्सटर्नल कॉन्फर्मेशन इज व्हाट? confirmation received from confirmation directly received from a confirming party in a written form, okay, either in paper, electronic or other medium. Clear? Okay, मतलब अगर ऑडिटर 5 बोल रहा है तो मिस्टर बी ने भी 5 ही बोलना चाहिए। मतलब ये क्या होना चाहिए? एक दूसरे का मिरर इमेज। मिरर इमेज मतलब आईने में देखा 5 तो क्या दिखता है? वही सेम दिखता है कि नहीं? इसलिए ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम थर्ड पार्टी। क्लियर? एवरीवन, वी हैव टू, बहुत सारे ऐसे हैं, वी हैव टू हैव सम ट्रिक कि हम कैसे याद करेंगे। 5 बोला तो कंफर्मेशन थर्ड पार्टी ने भी 5 बोलना चाहिए। एक दूसरे का मिरर इमेज, आईना होना चाहिए। इसलिए ऐसे 505 एक्सटर्नल कंफर्मेशन। समझ में आया? ओके। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। ओके, यस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। पॉजिटिव रिक्वेस्ट। व्हाट इज मेंट बाय पॉजिटिव रिक्वेस्ट? ओके, you want to throw a party. तुमने सब फ्रेंड्स को कॉल किया, तुम्हारे 50 दोस्त थे, 50 दोस्त, सारे 50 दोस्तों को तुमने फोन किया, ओके, यस, और सबको बोला सिर्फ एक फेवर करना, आप आने वाले हो कि नहीं आने वाले हो मुझे पहले बताना, को कंफर्म करना, मतलब उसके हिसाब से मैं सारे अरेंजमेंट्स कर सकूं। बराबर है कि नहीं? मतलब चाहे आपका जवाब हाँ हो, चाहे आपका जवाब ना हो, ओके, आपको जवाब देना है। ओके, एज अगेंस्ट नेगेटिव रिक्वेस्ट। नेगेटिव रिक्वेस्ट का मतलब क्या है? आपको पता है आपके 50 दोस्त हैं, आपके दोस्त बिल्कुल आपके जैसे आपके ऊपर जान छिड़कते हैं, ओके, फिर भी कभी किसी को अड़चन रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 लोग नहीं आएंगे, बाकी सब आएंगे, आपको पता है, तो आप क्या बोलते हो? मैं अज्यूम कर रही हूं सब आओगे, सिर्फ जो नहीं आने वाले सिर्फ उतने मुझे कांटेक्ट करो।
जो मुझे कांटेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब कि आप आने वाले हो। मतलब नेगेटिव रिक्वेस्ट में हमको सिर्फ जब हम कंफर्म नहीं कर रहे, ऑडिटर बोल रहा है 5 लाख बट हमारे बुक्स में कुछ और बैलेंस दिख रहा है, मतलब वी आर नॉट कंफर्मिंग विद द ऑडिटर, सिर्फ तभी और तभी हमको रिस्पॉन्ड करना है, नहीं तो हमको रिस्पॉन्ड करने की जिम्मेदारी नहीं है। क्लियर? क्लियर? 100%? ओके, यस। अब पॉजिटिव रिक्वेस्ट मतलब चाहे आप एग्री करो चाहे आप डिसएग्री करो, आपको रिस्पॉन्ड करना है। ओके, इज इट मोर परस्यूएसिव? बराबर है ना, ज्यादा मतलब चाहे कोई भी सिचुएशन में आपको कंफर्मिंग पार्टी रिप्लाई करने ही वाली है। ओके, यस, मतलब रिप्लाई नहीं आया इसका मतलब क्या हो सकता है कि कुछ कुरियर में अटक गया है या कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में अटक गया है, रिप्लाई तो आना ही चाहिए। बट निगेटिव रिक्वेस्ट में कई बार अगर ऐसा हो सकता है ना कि डिसएग्री हो तो ही रिस्पॉन्ड करो। ओके, एक्चुअली डिसएग्री है, कंफर्मिंग पार्टी ने हमको रिप्लाई भेजा है पर हम तक रिप्लाई नहीं पहुंचा, ऐसा भी हो सकता है। ओके, अब रिप्लाई हमारे पास नहीं आया तो हम क्या सोचेंगे, नहीं सब सही है इसीलिए उसने रिप्लाई नहीं किया रहेगा, बराबर है, तो क्या रिस्क है? हाँ, तो आप निगेटिव रिक्वेस्ट कब यूज कर सकते हो? बिकॉज इट इज लेस परस्यूएसिव। आप कब यूज करो? अगर रिस्क कम है तो आप निगेटिव रिक्वेस्ट भेजो, अगर रिस्क ज्यादा है तो आप पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजो। समझ में आया क्या? सेकेंड, इफेक्टिव इंटरनल कंट्रोल इफेक्ट है, गलतियां होने की संभावनाएं कम है, तब आप निगेटिव रिक्वेस्ट भेजो चलेगा, वरना पॉजिटिव रिक्वेस्ट। स्मॉल अमाउंट है, इतना कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, यस। एंड लो एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस मतलब, यस, एक्सेप्शंस मतलब आप 5 लाख बोल रहे हो, वो 5 नहीं 2 लाख बोल रहा है या 10 लाख बोल रहा है, मतलब डिसएग्री हो रहा है। ओके, यस, ठीक है। So now, do you understand positive request and negative request? Okay, yes. तो अगर मेरे बहुत सारे क्रेडिटर्स है, बहुत ध्यान से सुनना, अगर मेरे बहुत सारे क्रेडिटर्स है और इन क्रेडिटर्स को मुझे कॉन्फर्मेशन भेजना है, तो एज एन ऑडिटर मुझे पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए कि नेगेटिव रिक्वेस्ट? अगर मेरे लॉट ऑफ क्रेडिटर्स है और मुझे उनसे कंफर्मेशन मंगाना है, तो क्या मुझे पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए कि नेगेटिव? एवरीवन, पॉजिटिव रिक्वेस्ट? नहीं, लॉट ऑफ क्रेडिटर्स है, एक जैसे क्रेडिटर्स है, बराबर है ना? यस, कुछ बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, एक जैसा कस्टमर है, लार्ज नंबर मतलब क्या है, लॉट्स ऑफ कस्टमर्स है, लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स है, तो मैं उनको निगेटिव रिक्वेस्ट भेजूंगी। क्यों? इतने सारे कस्टमर्स के वापस मुझे रिप्लाई आएंगे, मुझे ठीक से उन रिप्लाई को गो थ्रू करना पड़ेगा, बराबर है ना? इज इट टाइम कंज्यूमिंग? इज इट एफर्ट टेकिंग? इज इट एक्सपेंसिव? यस, यस और नो? बिल्कुल हाँ। बट अगर मेरे लार्ज क्रेडिटर्स है या लार्ज कस्टमर्स है, तो मैं पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजूंगी कि नेगेटिव? लार्ज कस्टमर्स है, बड़े अमाउंट के कस्टमर्स है, या मेरे बड़े अमाउंट के क्रेडिटर्स है, तो मैं कौन से प्रकार का कंफर्मेशन भेजूंगी? पॉजिटिव। मैंने लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिटर बोला था। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिटर्स एंड लार्ज क्रेडिटर्स। यस और नो? लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिटर्स मतलब बहुत सारे, और लार्ज क्रेडिटर का मतलब क्या है? बड़े क्रेडिटर्स। समझ में आया? डू यू अंडरस्टैंड नाउ? सो लार्ज नंबर ऑफ क्रेडिटर्स रहा तो मैं नेगेटिव रिक्वेस्ट भेजूंगी, बट लार्ज क्रेडिटर रहा तो मैं पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजूंगी। यस और नो? क्लियर? 100%? ओके, अब पॉजिटिव रिक्वेस्ट समझ में आया? विच इज मोर परस्यूएसिव, पॉजिटिव या नेगेटिव? ओके, नेगेटिव कब देना है? ओनली इफ low risk of material misstatements, effective internal control, small amounts and low exceptions. अब non-response, non-response कब आ सकता है? पॉजिटिव रिक्वेस्ट के केस में कि निगेटिव रिक्वेस्ट के केस में? नॉन रिस्पॉन्स। निगेटिव में नॉन रिस्पॉन्स मतलब तुम्हारा मैच हो रहा है, वहां पे नॉन रिस्पॉन्स का सवाल ही नहीं उठता। आपको रिस्पॉन्ड ही तब करना है जब आपका मैच नहीं हो रहा, बराबर है ना? अगर मैच हो रहा है तो रिस्पॉन्ड करना है क्या? नहीं, बराबर है? सो नॉन रिस्पॉन्स की सिचुएशन अराइज होती है सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिक्वेस्ट के केस में।
ओके जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू आर माई डेटर, मैंने आई एम द ऑडिटर, ओके यस, और आप मेरे क्लाइंट के डेटर हो, तो मैंने आपको कॉन्फर्मेशन भेजा, ओके पॉजिटिव रिक्वेस्ट भेजी, मतलब चाहे आप अग्री करो या डिसअग्री करो, आपको मुझे रिस्पॉन्ड करना है, ओके आपने रिस्पॉन्ड किया, ओके आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया तो क्या होगा, या आपको वो पैकेट मिला ही नहीं, मिंत्रा पे लिखा रहता है ना, यस आपने कभी मिंत्रा का पैकेट मंगाया हो तो वहां पे लिखा रहता है इफ अनडिलीवर्ड प्लीज रिटर्न टू मिंत्रा, यस आईसीआई के इस पे भी लिखा रहता है, हाँ या ना, बराबर है, दिस इज नोन एज नॉन रिस्पॉन्स, ओके एमसीक्यू पूछ लिया, नॉन रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट अराइजेस इन केस ऑफ पॉजिटिव रिक्वेस्ट और नेगेटिव रिक्वेस्ट, ओनली इन केस ऑफ पॉजिटिव रिक्वेस्ट। नेगेटिव में रिस्पॉन्ड नहीं किया, रिस्पॉन्ड तभी करना है ना जब मिसमैच है, अगर मैच है तो मुझे रिस्पॉन्ड ही नहीं करना है, तो वहां पे नॉन रिस्पॉन्स मतलब यू आर अग्रीइंग, बराबर हो गया ना, समझ में आया, ओके यस, सो देन अगर नॉन रिस्पॉन्स रहेगा तो क्या आपको नॉन रिस्पॉन्स है करके बैठ के चुप बैठना है, अगर ज्ञानदा ने मुझे रिप्लाई नहीं किया तो नहीं, आई हैव टू परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स, आई हैव टू परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर्स, और पॉसिबल नहीं होगा तो इन दैट केस यू हैव टू मॉडिफाई द ऑडिट रिपोर्ट, ओके नेक्स्ट क्या है, क्या एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या मांगा था क्या पाया है, जाना था लंदन पहुंच गए टोक्यो, हम क्या पूछ रहे हैं क्लाइंट को, वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, अगर डिसएग्रीमेंट हो, ओके मतलब सामने वाले को समझ में ही नहीं आ रहा है कि किस प्रकार का इंफॉर्मेशन उससे मांगा गया है, ओके और वो गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे तो उसको कहा जाता है एक्सेप्शन, क्लियर, ओके मतलब क्या मेरा रॉ मटेरियल सप्लायर है, मैंने एज एन ऑडिटर और मेरा क्लाइंट का रॉ मटेरियल सप्लायर है, मैंने उसको पूछा अरे मुझे बताओ कितना पेंडिंग बैलेंस है, और सामने वाले पार्टी ने मुझे क्या डिटेल भेजा है, डिटेल कि कितना रॉ मटेरियल आज तक मेरे क्लाइंट ने ऑर्डर किया है, बराबर है, ओके मैंने मांगा क्या था, मुझे मिल क्या रहा है, अंडरस्टैंडिंग, सो इट इज एन एक्सेप्शन, क्लियर, वेयर देयर इज अ डिसएग्रीमेंट, ओके ऑफ थर्ड पार्टी, इट इज नोन एज एक्सेप्शन, क्लियर, ओके यस, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूं, से फॉर एग्जांपल आपको बताना है ये कौन से प्रकार का रिक्वेस्ट है, टू, ओके यस सर और मैम, ओके सब्जेक्ट कंफर्मेशन, ओके यस फिर टू, अरे टू नहीं, नो प्रॉब्लम, शाबाश सच्ची शाबाश, यस सब्जेक्ट कॉन्फर्मेशन, फिर सर ऑब्लिक मैम, ओके आई, ओके ऑब्लिक वी, ऑडिटर ऑफ डैश, request you to confirm the outstanding balance of so and so, okay yes please focus, kindly respond ASAP, ओके यस फिर थैंकिंग यू, फिर जो भी मेरा साइनिंग है, मेरा नाम है एज एन ऑडिटर, ओके नो प्रॉब्लम, ये एक कंफर्मेशन, दूसरा कंफर्मेशन टू, सब्जेक्ट कंफर्मेशन, सर ऑब्लिक मैम, ओके थोड़ा सा लैग हो रहा है इसलिए मुझे ठीक से समझ में नहीं आ रहा है, आई ऑब्लिक वी ऑडिटर of so and so, okay request you to respond in case of
disagreement of outstanding balance of rupees so and so. अब बताओ यस इलस्ट्रेशन 1 किस प्रकार का रिक्वेस्ट है और इलस्ट्रेशन 2 किस प्रकार का रिक्वेस्ट है? यस कम ऑन, यस बोलो। पहला पॉजिटिव, क्योंकि आपको किसी भी सिचुएशन में कंफर्म करना है, बट यहां पे क्या बोला गया है, अगर डिसएग्रीमेंट हो तो ही रिस्पॉन्ड करो। सो दिस इज नेगेटिव रिक्वेस्ट। अब आपको ठीक से समझ में आया क्या? यस ओके ओके। अब यस रिलायबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्स। अब ऑडिटर ने थर्ड पार्टी को कंफर्मेशन भेजा, थर्ड पार्टी ने उसको रिस्पॉन्ड किया, अब उसके रिलाई करना है या नहीं, उस पे भी तो ऑडिटर को सोचना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं है सामने वाले ने बोल दिया वो हम सब कुछ मान लेंगे, बराबर है ना। ऑडिटर को भी एसेस करना पड़ेगा कि क्या वो रिलायबल है या नहीं है। थर्ड पार्टी के नाम पे मैनेजमेंट नहीं रिस्पॉन्ड कर दिया रहेगा तो, बराबर है कि नहीं, या मैनेजमेंट ने थर्ड पार्टी के साथ क्या किया रहेगा, उसकी सेटिंग करी रहेगी तो, बराबर है। सो ऑडिटर हैज टू सी वेदर एक्सटर्नल कंफर्मेशन परफॉर्म्ड, ओके, वेदर इट इज एन एडिक्वेट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर, बराबर है। ओके क्या वो रिलायबल है, ये देखने के लिए उसको क्या देखना पड़ेगा कि थर्ड पार्टी ऑब्जेक्टिव है या नहीं। ऑब्जेक्टिव मतलब अनबायस्ड, क्या मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस है क्या थर्ड पार्टी पे, कि वो थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट है, बराबर है ना, उस पे वो उसकी रिलायबिलिटी डिपेंड करेगी। यस देन क्या थर्ड पार्टी को एडिक्वेट नॉलेज है, बराबर है ना। यस सामने वाली पार्टी को उतनी कैपेबिलिटी, उतनी अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए, बराबर है। उसके साथ साथ विलिंगनेस भी होनी चाहिए टू रिस्पॉन्ड। ओके सामने वाला क्या बोल रहा है कि यार ये जो कस्टमर है ना, ये एबीसी लिमिटेड बहुत तंग करता है और उसके ऑडिटर ने हमको फिर से लेटर भेजा है कंफर्मेशन का, हम तो रिप्लाई नहीं करने वाले। पॉजिटिव रिक्वेस्ट है, हम बिल्कुल ही रिप्लाई नहीं करेंगे। डू यू अंडरस्टैंड? ओके यस, तो सामने वाली पार्टी विलिंग टू रिस्पॉन्ड भी होनी चाहिए। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? नंबर 1, ऑडिटर हैज टू चेक वेदर इट इज एडिक्वेट सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर। तो रिलायबिलिटी किस पे डिपेंड करती है कि क्या थर्ड पार्टी कंफर्मिंग पार्टी ऑब्जेक्टिव है, क्या उसके पास नॉलेज है, क्या वो विलिंग टू रिस्पॉन्ड है। अगर ऑडिटर को कोई भी डाउट आई रिलायबिलिटी पे, तो क्या वो डाउट के साथ उसने आगे जाना है कि ड्यू डिलिजेंट? ड्यू डिलिजेंट मतलब उसको फर्दर क्या करना पड़ेगा, एविडेंसेस लेना पड़ेगा। और अगर उसको गारंटी हो गई कि वो अनरिलायबल है, फिर भी उसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या फ्रॉड होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, तो क्या फ्रॉड का रिस्क इंडिकेट होता है। और फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स इज नथिंग बट फैक्टर्स विच इंडिकेट इवेंट ऑफ फ्रॉड। समझ में आया? हैपनिंग ऑफ फ्रॉड। ओके यस, फिर क्या उसको उससे रिलेटेड जो भी परचेसेस से रिलेटेड है, क्रेडिटर्स से रिलेटेड है, जो भी उसने ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म किए हैं, डज ही हैव टू गो इन डिटेल ऑफ इट? यस और नो? यस, क्लियर? ओके यस। अब एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसीजर क्या है? सबसे पहले ऑडिटर को पता तो होना चाहिए, इट इज फर्स्टली डिवाइडेड इनटू 3 स्टेप्स। ओके अब ऑडिटर को सबसे पहले पता तो होना चाहिए ना, ओके कि उससे क्या इंफॉर्मेशन मंगानी है। तो फर्स्ट ऑडिटर को पता होना चाहिए कि उसको क्या इंफॉर्मेशन, सामने वाले को वो क्या पूछने वाला है। सो ऑडिटर हैज टू फर्स्ट डिटरमाइन इंफॉर्मेशन टू बी सॉट फ्रॉम द कंफर्मिंग पार्टी। समझ में आया? ओके यस, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑडिटर बोल सकता है कि अरे थर्ड पार्टी जरा अकाउंट बैलेंस चेक कर, ओके तेरा डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, ओके या तो तू एक काम करना, तेरा पूरा की पूरा लेजर एक्सट्रैक्ट ही भेज दे, बराबर है ना। ओके यस, या ऑडिटर बोल सकता है एलिमेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन चेक कर, मतलब पूरे साल में अगर आपने माल बेचा है, ओके और वो आपका डेटर है, तो डेटर अकाउंट को पूछ सकता है अरे इस तारीख पे आपने कुछ ट्रांजैक्शन किए थे क्या, या इस तारीख पे ट्रांजैक्शन किया था उसका अमाउंट क्या था, हाँ या ना, हाँ या ना। सो एलिमेंट्स ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शन आल्सो कैन बी चेक बाय ऑडिटर, या अकाउंट बैलेंस, आउटस्टैंडिंग बैलेंस भी ऑडिटर चेक कर सकता है, चाहे तो वो लेजर एक्सट्रैक्ट भी आपसे और थर्ड पार्टी से मंगा सकता है। ओके इतना ही नहीं, वो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट भी चेक कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका किसी के साथ अगर रेंटल एग्रीमेंट है, तो रेंटल एग्रीमेंट में क्या क्या डिटेल्स होता है, कम ऑन,
कितने साल के लिए, कितने महीनों के लिए रेंट है, मंथली रेंट कितना रहेगा, बराबर है कि नहीं, यस और नो, यस। तो इन चीजों को भी ऑडिटर चेक कर सकता है, ओके। और साइड एग्रीमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइड एग्रीमेंट? मानो कि पार्टनरशिप डीड है, ओके। अब पार्टनरशिप डीड है तो वहां पे ऑब्जेक्ट में लिखना पड़ता है ना कि क्यों पार्टनरशिप फॉर्म करी, यस और नो। तो आपने क्या किया है, ट्रेडिंग के लिए पार्टनरशिप फॉर्म करी। अब 15 साल से आप ट्रेडिंग कर रहे हो, उसमें आप एकदम एक्सपर्ट हो गए हो, तो अब आपने डिसाइड किया है कि ट्रेडिंग के साथ आप मैन्युफैक्चरिंग भी करना चाहते हो। फिर आपने सोचा कि कहाँ नया एग्रीमेंट बनाए, नया पार्टनरशिप डीड बनाए, एक काम करते हैं साइड एग्रीमेंट बना लेते हैं और उसमें लिख लेते हैं कि अब तक ट्रेडिंग करते थे, अब ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों करेंगे। समझ में आया? दिस इज नोन एज साइड एग्रीमेंट। क्लियर everyone? So as an auditor has to first determine what information is to be sought, okay? Information to be sought can be in the form of account balance, elements of transaction, terms of contract or side agreement. Then किससे पूछना है, ओके? किससे इंफॉर्मेशन पूछना है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ऑडिटर को पता है कि हमको डेटर से कंफर्मेशंस चाहिए, तो उसको पता तो होना चाहिए कि कौन से डेटर से चाहिए। सो ही हैज टू सिलेक्ट अप्रोप्रिएट कंफर्मिंग पार्टी। समझ में आया? ओके, ठीक है। अब ऑडिटर ने क्या किया, पहले ऑडिटर को पता है उसको क्या नॉलेज चाहिए, ऑडिटर ने क्या किया, फिर किसको कंफर्मिंग पार्टी कौन होगा ये भी उसने तय किया। अब वो अपना कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करेगा, वो अपना कंफर्मेशन रिक्वेस्ट डिजाइन करेगा। अब मुझे बताओ कंफर्मेशन वो किसको भेजने वाला है, थर्ड पार्टी को, कंफर्मिंग पार्टी को। वो थर्ड पार्टी किसकी पार्टी है, मैनेजमेंट की, बिजनेस की, बराबर है ना, ही हैज नथिंग टू डू विद ऑडिटर, बराबर है। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी के पास जाने से पहले ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, मैनेजमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैनेजमेंट क्या मैं आपके थर्ड पार्टी से ये पर्टिकुलर फैक्ट कंफर्म करूं या नहीं करूं। क्लियर? ओके, यस। उसके बाद ऑडिटर को सोचना पड़ेगा, ओके, कि क्या क्या रिस्क इन्वॉल्व है इस थर्ड पार्टी से, क्या यह थर्ड पार्टी रिलायबल है, क्या उसके रिलायबिलिटी पे मुझे डाउट है या नहीं है, क्या क्या एसर्शंस है, ओके। मतलब ऑडिटर ने भी तो कुछ सोच के भेजा रहेगा कंफर्मेशन। सो व्हाट आर द एसर्शंस इन्वॉल्व, ओके, मेरा प्रायर एक्सपीरियंस कैसा रहा है इस कंफर्मिंग पार्टी के साथ, बराबर है ना, और क्या ये थर्ड पार्टी विलिंग टू रिस्पॉन्ड है, क्या वो एबल है रिस्पॉन्ड करने के, क्या उसके पास उतना नॉलेज है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स कि हम कंफर्मेशन रिक्वेस्ट भेजेंगे या नहीं भेजेंगे और कैसे भेजेंगे, उसको कैसे डिजाइन करेंगे। क्लियर? ओके, यस। अब हमने सबसे पहले क्या देखा, ऑडिटर को मैनेजमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, पर अगर मैनेजमेंट ने ऑडिटर को परमिशन नहीं दी तो क्या लिमिटेशन ऑन स्कोप है? यस। तो सबसे पहले तो ऑडिटर को रीजंस कि क्यों आप रिफ्यूजल कर रहे हो, 2 मिनट, डू नॉट डिस्टर्ब, 2 मिनट, ओके, कि क्यों आप रिफ्यूज कर रहे हो, क्यों आप हमको थर्ड पार्टी से कंफर्म करने नहीं दे रहे। तो वो रीजंस कैसे होने चाहिए, सबसे पहले वैलिड होने चाहिए, फिर जेन्युइन होने चाहिए, फिर रीजनेबल। रीजनेबल का मतलब क्या है, रीजनेबल का मतलब क्या है, अगर आपको मैनेजमेंट बोले अरे आप थर्ड पार्टी से पूछोगे फिर हमारा मार्केट में नाम खराब होगा, ओके, क्या ये रीजन रीजनेबल है, और इसके लिए अगर आपको मैनेजमेंट हो रही है तो इज इट रीजनेबल? नो। पर अगर मैनेजमेंट आपको बोले अरे देखो हमारा उस पार्टी के साथ ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, ये रहा उसका प्रूफ, ओके, और हमको पता है कि आप वो सीधे मुंह जवाब देने ही नहीं वाला, चाहे आप कुछ भी पूछो, फिर क्यों आप उसको पूछ के अननेसेसरी कॉम्प्लिकेशंस कर रहे हो, राइट? इज दिस रीजन रीजनेबल? यस। समझ में आया? ओके, सो रीजंस शुड बी वैलिड, जेन्युइन एंड रीजनेबल, ओके। फिर आपको ऑडिट एविडेंस लेना पड़ेगा ना इन रीजंस का, बराबर है ना। फिर उसके साथ आपको देखना पड़ेगा कि इस लिमिटेशन से ऑडिट प्रोसीजर्स पे क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या रिस्क ऑफ फ्रॉड है, क्या आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट आपको बदलने की जरूरत है, अगर हाँ तो आपको ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करने पड़ेंगे। क्लियर? क्लियर? ओके, यस। अगर रीजनेबल नहीं रहा, ओके, if not reasonable then modify audit report. Clear?
यस एवरीवन, अब बताओ ऐसे 505 इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी, वेरी इजी, यस। अगर लॉजिकली समझो तो सब कुछ बहुत इजी है। ओके, यस, सी यू ऑल फर्दर। पता है यू ऑल आर इन ग्रेट हरी, नो प्रॉब्लम, यस। सी यू ऑल एट 4:30 वंस अगेन, जहां पे हम अगले 2 एसेज अपने इस चैप्टर के करेंगे। ओके, यस।